बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। आप देखें प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर। और जब हम इलेक्शन की बात करते हैं मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और कुछ ऐसी चमगाहें भी की जा रही हैं कि इलेक्शन होने भी हैं, और कुछ हल्कों में ये भी कुछ ऐसे इंकशाफात पाए जाते हैं कि इलेक्शन नहीं होने। बरकफ इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर आगे आने वाले जो गवर्नमेंट कौन सी बनेगी और मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम कौन संभालेगा। क्योंकि आज जो एक कोलिशन किस्म गवर्नमेंट है जिसका हम देख रहे हैं, एक साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, और एक साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद 13 पार्टियों ने जो मिल के जो गवर्नमेंट बनाई है, इसमें अब मुल्क पाकिस्तान की क्या बेहतरी है, मुल्क पाकिस्तान का स्टैंडर्ड, मुल्क पाकिस्तान की जब हम लोग बात करते हैं, इकानमी की बात करते हैं, मुल्क पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे बेरोज़गारी की बात करते हैं, यहाँ आम आदमी की बात करते हैं, यहाँ पे गुर्बत मुकाव की बात करते हैं, महंगाई मुकाव की बात करते हैं, तो किस हद तक ये नहरे मैं ये समझता हूँ कि इनके ऊपर अमल किया गया है और किस हद तक ये तमाम की तमाम चीज़ों का खात्मा किया गया है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की खुशहाली की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि पाकिस्तान की खुशहाली आवाम की खुशहाली होती है, और आवाम की खुशहाली वो होती है कि जो उनकी मुंतखब करता जो भी हुकूमत में जाती है जो पार्टी, वो उनकी पार्टी होती है, और उसके ऊपर आवाम का बिलीव होता है। आवाम ये समझती है कि जो हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो जब हमारी नुमाइंदगी करेंगे असम्बली में जाके, पार्लियामेंटेरियन जो भी होगा वहाँ पे, तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त एक की भी किसी भी कौम की खुशहाली का दौर तभी शुरू हो जाता है जब उसके मनपसंद इलेक्टेड किस्म के मेम्बरान वहाँ जाकर उनकी दिल की बात करते हैं, उनके मसाइल की बात करते हैं, उनकी खुशहाली की बात करते हैं। लेकिन जब हम जस्ट ये एक इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो भी हालात हैं ये खुद साख्ता हालात हैं, ये खुद साख्ता बनाए गए हैं, अगर आज एक अफरा तफरी का दौर है, अगर आज महंगाई है, तो ये आर्टिफिशलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वक्त के साथ साथ तमाम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बदकिस्मती से मैं ये बात यहाँ पे कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे हुकूमत, जो भी पार्टी यहाँ पे हुकूमत में आती है, तो सबसे पहले की ये ख्वाहिश होती है कि खूब पैसे लगा के अब इलेक्शन जीता जाए, और इलेक्शन जब जीतती है वही पार्टी, तो सबसे पहले उनका मोटिव यही होता है कि जितने उन्होंने पैसे लगाए हैं किसी न किसी तरह से वो फंड्स पूरे किए जाएँ, किसी न किसी तरह से वो पैसे पूरे किए जाएँ, और आवाम के साथ जो किए हुए वादे होते हैं, आवाम के साथ जो उनकी भलाई की बातें होती हैं, उनकी फलाह बहबूद की बातें होती हैं, उनकी तालीम की बात होती है, उनके रोज़गार की बात होती है, वो फिर पैसे पुश डाल दी जाती है। फिर बाद में देखा जाता है कि जब 5 साल मुकम्मल करने के बाद फिर एक नए स्टांस के तहत, एक नए स्लोगन के तहत फिर आवाम के पास जाया जाएगा, फिर आवाम को बताया जाएगा कि जो पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी है हमारे पास फंडिंग ज़्यादा नहीं, तो जिसकी वजह से हम आपकी खिदमत नहीं कर पाए। तो जनाब, आज हम जो वॉइस ऑफ पाकिस्तान में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान की इकानमी के बारे में बातचीत करेंगे, मौजूदा जो सेटअप है इसके बारे में बातचीत करेंगे, और साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या कितने करीब हैं इलेक्शन, कितने दूर हैं। तो इसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए जो मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका सबसे पहले मैं तारीफ़ कराता चलूँ मेरे मज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी। सबसे पहले मैं जिनका तारीफ़ कराता चलूँगा, जनाब अनसर अब्बास कियानी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल पार्टी, पार्लियामेंटेरियन और टिकट होल्डर हैं PP 18 रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम इजाज़ भाई, कैसे हैं? ठीक बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हमारे साथ जो दूसरे रहनुमा हैं, इनामुल हक अब्बासी साहब हैं, रहनुमा PMLN और मरकज़ी नायब सदर पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और के साथ साथ तजज़िया निगार भी हैं, और ज़बरदस्त किस्म की उनकी सियासी बसारत भी है, और बेहतर अंदाज से बात करते हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब इनामुल हक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम अनसर अब्बास कियानी साहब से आज की शुरुआत करते हैं कि सर, जो हमारे पास अभी जो गवर्नमेंट सेटअप है, जो जिसमें हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या यह और मज़ीद इसको प्रोलॉन्ग कर दिया जाएगा या इलेक्शन करीब है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एजाज़ भाई, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने शो में मदऊ किया। जो बात आपने की कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये आगे जाएगी या इलेक्शन नज़दीक हैं या नहीं है, सिचुएशन ये है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। हर बंदे का अपना तज्ज़िया है, मुख्तलिफ चैनल्स पे बहुत सारे दोस्त हमारे तज्ज़िया दे रहे होते हैं शाम को बैठ के कि इलेक्शन आगे जा रहे हैं, 4 महीने आगे जा रहे हैं, 6 महीने आगे जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा आइनी जो मुद्दत है, जो टिनोर है हमारा, वो 5 साल पूरा होने को जा रहा है, और उसके अंदर वो 11-12 तारीख को ओवरऑल टाइम पूरा होता है। तो डेफिनेटली अब ये गवर्नमेंट पे है कि गवर्नमेंट पहले 2-4 दिन पहले करती है, तो चलो ये होता है कि इलेक्शन में आपको टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, और अगर टाइमली करती है तो आपको उसमें 2 मंथ के अंदर आपको इलेक्शन कराना होता है।
तो वो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ने कराना है इलेक्शन। अब पूरी सेटअप इंशाल्लाह अभी आने वाला है, अगले महीने आप देखेंगे वो पूरी सेटअप भी आ जाएगा और इलेक्शन होगा। ये इसको आगे जितनी जाता हुआ पार्टीज जिन्होंने कोalition गवर्नमेंट है, तो क्या उन सबका ये स्टांस है? डेफिनेटली जी। बीच में एक दो पार्टीज का था इशू था, चल रहा था। वो ये चाह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इसको चाहें, इसको आगे 1 साल के लिए एक्सटेंशन, पार्लियामेंट के पास एक इख्तियार है कि वो उसको अप्रूव कर सकते हैं 6 महीने के लिए। लेकिन सच्ची बात यह कि जो मुल्की इस टाइम हालात हैं, जो इस टाइम मतलब या आप ये कह लें कि कॉन्फिडेंस नहीं है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से, और बहुत सारे लोगों के अंदर भी जो बेचैनी है, उसको देखते हुए तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब और हुकूमत ने ये फैसला किया हुआ, और पीपल्स पार्टी ने भी फैसला किया कि पीपल्स पार्टी तो इससे आगे जाना चाहती ही नहीं थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का शुरू डे 1 से ये स्टांस था कि आप इस तरह करें कि ये जो टाइम पूरा हो उसके ऊपर आप इलेक्शन करवाएं। बाकी इलेक्शन के बाद जिसके पास जो ताकत आती है, जो इक़्तिदार में जो आ सका, तो जो जीत के आएगा, तो डेफिनेटली वो आगे निज़ाम चलाता रहेगा। तो एक दो पार्टियों के अलावा तकरीबन सारे मुतफ़िक। देखिए अनसर अब्बास कियानी साहब, कि जब आप गवर्नमेंट में आए थे 1 साल और 2-3 महीने हो ही चुके हैं, तो क्या समझते हैं जो आपके टारगेट से आप उनको अचीव किया? हम तो कहते हैं कि जी हमने तो बहुत कुछ अचीव किया है। जब ये गवर्नमेंट आई है, आपके सामने था कि मुल्क, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यार दूसरा बंदा ये कहता था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। उसकी वजह ये है कि IMF आपको मज़ीद फ़ंड नहीं दे रहा था। आपके IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो हुए थे, आपने उसको डिनाई किया, आप उनसे मुनर्रफ़ हो गए। आपने पेट्रोल की मद में जो चीज़ें आपने महंगी होनी थी, वो चीज़ें आपने डाउन कर दी जब आपने देखा कि आपका इक़्तिदार जा रहा है। तो डेफिनेटली जब इक़्तिदार इन पार्टियों ने इक़्तिदार में जब ये आए, तो इनके लिए बेशुमार मसाइल थे। पैसा नहीं था, सैलाब आ चुका था, आपका सिंध का बुरा हाल हो चुका था, पंजाब का बुरा हाल हो चुका था। इन मुश्किल हालात में गवर्नमेंट लेके चलाना, लोगों की बातें भी सुनना, लोगों की बातों को सुनने के बाद चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज गवर्नमेंट ने, चाहे कोalition गवर्नमेंट थी, जैसी थी, टूटी थी, फूटी थी, जिस तरह निज़ाम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफ़ॉल्ट के उस दाने से भी बच गई। फिर आपने देखा कि एनवायरनमेंट के ऊपर आपने कितनी बड़ी कामयाबी है आपकी वज़ारत ख़ारजा की चेयरमैन बिलावल साहब और PM साहब ने जो इंटरनेशनली जो पूरी कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर आपको $11 अरब थोड़ी बात नहीं है कि आपको माहौलती बेस के ऊपर आप वो केस जीतें, और उस केस में आपको अचीवमेंट हुई। तो अल्लाह ने किया कि वो डिफ़ॉल्ट भी नहीं हुआ, निज़ाम भी चलता रहा, आपको IMF का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब चीज़ें स्टेबल हैं, और क्या इंशाल्लाह समझते आगे हैं कि जो देखेंगे IMF के साथ जो हमारे मायदे हुए हैं, किस चीज़ में IMF ने अपने आप को कॉन्फिडेंस में लिया और पाकिस्तान के साथ डील की? देखें, डेफिनेटली कोई भी मुल्क जो मकरूज़ होता है, आप भी समझते हैं, हम सारे आप किसी के साथ जब कर्ज़ा ले रहे होते हैं ना, तो आपको पता है कि कुछ उनकी डिमांड्स होती हैं, छोटी मोटी डिमांड्स तो होती हैं हर जगह पे। जिस तरह वो आपको कह सकते हैं कि जी बिजली के ऊपर आप हमारे साथ तावन करें, जिस तरह आपकी बहुत सारी चीज़ें, बिजली की कॉस्ट जो है उसके ऊपर बात हो सकती है, गैस की कॉस्ट पे बात हो सकती है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बात की है, ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हो, लेकिन मुश्किल हालात में पाकिस्तान को जिस मुश्किल से निकालना था, उसके लिए ये स्टेप लेना ज़रूरी थे। देखें, आज IMF का प्रोजेक्ट या प्लान जो है वो आज से तो चल नहीं रहा, आपकी पिछली गवर्नमेंटों से चल रहा है, और उसका तसलसल चलता जा रहा है। उस अल्लाह करे, हम तो ये दुआ करते हैं। देखें, बीइंग अ पॉलिटिशियन नहीं, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी होने के बनाते हुए बात कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि IMF के साथ हमारे आगे आने वाले वक्त में हम इनसे जान छुड़ाएं, पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करें, पाकिस्तान को अपनी बैसाखियों पर खड़ा करें। लेकिन ये मुमकिन तब भी होगा ना कि जी हम सारी चीज़ों को अपने राइट वे पे चलाएंगे, आपका इंटरनेशनली जो पोजीशन है उनको भी स्टेबल करेंगे, आपकी जो लोगों की तवक्कात है इंटरनेशनली उनको भी साथ लेके चलेंगे। खाली पाकिस्तान सिंगल तो मुल्क तो है कोई नहीं, पूरी दुनिया के साथ आपने कनेक्ट रहना है, आपने उन चीज़ों को साथ मैनेज करके जाना है, आपने हेल्थ को कंट्रोल करना है, आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। आपके सामने हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है, तो ज़ाहिर बात है जितनी पॉपुलेशन होगी उतने एक्सपेंस भी बढ़ते जाएंगे, उतना लोड भी आता जाएगा, बिजली पे भी लोड आ रहा है, उतना गैस पे भी आ रहा है, पानी पे भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ लेके ये जा तमाम रहे चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, और क्योंकि IMF का भी कॉन्फिडेंस आ गया, उसके साथ साथ जो एक ऐसे सिनेरियो बन रहा है, ऐसे हालात बन रहे हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। जनाब हमारे साथ हैं इनाम उल हक अब्बासी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? इनाम उल हक अब्बासी साहब, जी आवाज़ आ रही है जी आप। शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि इलेक्शन के बारे में, कि इलेक्शन जो आपकी गवर्नमेंट अभी है, और आपकी क्या इसमें राय है कि इलेक्शन कितने करीब हैं और इलेक्शन कितने दूर हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं सुन रहा था कैनी साहब जो फरमा रहे थे, बहुत अच्छी बातें की हैं उन्होंने।
मैं दो चार चीजें ऐड ये करना चाहूंगा कि इलेक्शन के हवाले से जैसे आप कह रहे हैं, जैसे हमारा आइन कहता है कि इलेक्शन जो है वो प्रॉपर जो टाइम पूरा हो जाए, असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो और उसके बाद 60 या 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। ये हमारा आइन कहता है। और मेरे ख्याल जब हम सबसे ज्यादा जमहूरियत के जो अलमदार लोग होते हैं, जो ममालिक होते हैं, वो यही कहते हैं कि जो दिन पूरा हो उसके बाद इलेक्शन हो जो आइन के मुताबिक चलने चाहिए। लेकिन माजरत के साथ मैं एक ये जरूर कहना चाहूंगा कि लास्ट डेज में जो इलेक्शन कमीशन में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि जी इलेक्शन होने चाहिए, शायद है कि किसी वजह से भी इलेक्शन नहीं हो सके। मैं बरमला वैसे भी प्रोग्रामों में मैं कहता हूँ, यहाँ पे भी यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए थे सूबाई असम्बलियों के, वो नहीं हो सके। लेकिन अब खदशात ये जो न्यूट्रल लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि खदशात पैदा हो रहे हैं, जाहिर है होने भी चाहिए का सिलसिला है, जिस तरीके से मसाइल बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह IMF के साथ डील का मसला बना, कितना गवर्नमेंट ने कोशिश की, वज़ीर ख़ारजा ने वैसे बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर ने की है, लेकिन बहुत मुश्किलात, हम $1-2 बिलियन के लिए भी रिक्वेस्टें करते फिर रहे हैं लोगों के आगे। ये किस वजह से है कि हम इतने के मुआशी हवाले से इतने कमजोर हो चुके हैं कि लोग हम पे एतमाद करना छोड़ दें। अब इसकी वजह किसी एक सिंगल गवर्नमेंट पे या किसी सिंगल पार्टी पे नहीं छोड़ी जा सकती, न डाली जा सकती है। अब मेन चीज है 12 से 13 पार्टियां जो हैं, इन सब लोगों ने मिलकर ये कोशिश की कि हम बेहतर कर सकेंगे। खान साहब जो आए वो हर दफा कहते रहे कि जी बाकी सारे करप्ट हैं, चोर हैं, मैं आऊंगा दूध शहद की नहरें बहा दूंगा। लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान जब से बना, शुरू के 60-70 की दहाई से पाकिस्तान का अगर निकाल के देखें पिछला वेन्यू, तो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरक्की पजीर ममालिक में शामिल था। लेकिन अब हालात ये हैं, सारी की सारी पार्टियां देखी जा चुकी हैं, सारे लोग देखे जा चुके हैं, और खान साहब ने आके ये कहा कि ये सारे चोर हैं, करप्ट हैं, लुटेरे हैं माजरत के साथ, लेकिन मैं आके सारा कुछ ठीक कर दूंगा। मुझ जैसे शख्स ने, हम जैसे जो लोग हैं जो पाकिस्तान की खैरख्वाही चाहते हैं, अपनी पार्टी के बावजूद भी ये सोचते रहे, हालांकि बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हमें हमारे हलकों में, हमें देखा बड़े साफ वाज़ेह सबूत है हमारे पास कि यहाँ कहाँ कहाँ पे हमारे हलकों में जो है ना वो वोट्स डलवाई गई हैं, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से इलेक्शन को मैनेज किया गया है। इसके बावजूद मेरे जैसे जो लोग थे, जो मुल्क के खैरख्वाह थे, ये समझते रहे कि यार चले कोई बात नहीं, अगर हो भी गया कुछ मिसएडवेंचर तो मुल्क के लिए एक बंदा नया आ रहा है और इससे चांस अगर मिल ही गया है तो चलो ठीक है, देखते हैं शायद ये मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन 3.5 साल में खान साहब की जो फैन फॉलोइंग थी, जितना नाम था, जितना पोस्टर था, खान साहब ने 3.5 साल में आके मुल्क के लिए या मुल्क के गरीबों के लिए शायद कुछ बताने जो की बात हो, सिवाय लोगों को नैब के जाली केसेस में धकेलने के, FIA उनके पीछे लगाने के, एंटी करप्शन वालों को पीछे लगाने के, केसेस बनाने के, मतलब उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद, गवर्नमेंट बनाने के बाद, हुकूमत में रहते हुए भी उन्होंने अपोजिशन लीडर का किरदार जारी रखा। अब उसके बाद हुआ ये कि जब देखा गया कि गवर्नमेंट में रहते हुए हालात मुल्क के बड़े पतले हो रहे हैं, मुल्क रोज रोज डाउन हो रहा है, बाहर के ममालिक में हमारे यहाँ जो चीजें हैं वो बेहतर तरीके से नहीं देखी जा रही, उसके बाद सब पार्टियों ने मशवरा करने के बाद जब ये गवर्नमेंट ली गई तो बड़े मुश्किल हालात थे। मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा 2 शख्सियात को, मैंने एक मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब और दूसरा शाहिद खकान अब्बासी साहब। जब ये इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो पहले तो यही कहा जा रहा था, मियां साहब ने भी यही कहा कि भाई इन्हें 2, 4, 6 माह जो रहते हैं इन्हें रहने दें, इनके अपने जानने और चाहने वाले भी इन्हें छोड़ जाएंगे। लेकिन जो भी हालात थे, अदम एतमाद हो गया, तो ये दोनों शख्सियात इस चीज पे कायल थी कि भाई अर्ली इलेक्शन करवा दिए जाएं। क्यों? खान साहब और खान साहब की पार्टी का सारा मलबा और जितना कुछ इन्होंने गड़बड़ किया मुल्क के साथ, वो सारा का सारा हमारे सर पे पड़ेगा। लेकिन जैसे कहा गया कि मुख्तलिफ पार्टीज थी, बाकायदा अलायंस था 12-13 पार्टियों का, तो जब मशवरा किया गया तो उस वक्त पार्टी हमारी को भी, हमारे लोगों को ये देखना पड़ा कि ठीक है भाई चलें गवर्नमेंट लेते हैं, मुल्क के लिए कुछ किया जाए। अब मुल्क के लिए कुछ करने के लिए वो सारा का सारा जो सिलसिला है वो खराब किया गया अपनी पार्टियों के हवाले से। लोगों के जहनों में, दिलों में आया कि भाई इन्होंने भी आके कुछ नहीं किया, लेकिन वो कुछ ना करने के बावजूद अल्लाह की मेहरबानी से अभी 1 साल के अंदर अंदर आप जाके देखें, जो पिछले 8-10 माह में जो लोग कह रहे थे कि अलायंस ने या गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह IMF का जो डील थी वो भी हो गई, इकानमी भी आप रोज रोज देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है। तो अल्लाह बेहतर करेगा। हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी अगस्त में जो आ रहा है टाइम, इसमें गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद
जो है ना नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ हम आपकी बड़ी जाएंगे जबरदस्त निगरान बात की हुकूमत कि के बाद, और यकीन कि- है इंशाल्लाह, जी। और होना भी यही चाहिए कि कोalition कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन एक आगे जबरदस्त नहीं स्टैंड जाने लिया। चाहिए। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में जो टाइम बनता है उस टाइम पे इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाए। इलेक्शन हो जाएंगे। अब एक चीज़ और इसके इलेक्शन से बिल्कुल लिंक्ड करती है कि इससे पहले शायद ही हमने ये देखा कि इलेक्शन के वेरी नियर मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज का वजूद में आना, तो ये मैं किस चीज़ की तरफ इशारा है, क्या समझते हैं आप इसके बारे में? जी, दोबारा जरा आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं और नई नई पार्टियां बन रही हैं, न्यू पार्टीज वजूद में आ रही हैं, तो ये किस जी चीज़ की तरफ इशारा है? इससे आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन का माहौल और पहले से बेहतर हो जाएगा या कुछ और समत में जाएगा? जी, मैं जो नई पार्टियां बनना हर शख्स का हक है कि वो जो भी पाकिस्तानी है जी, जी। वो अपनी पार्टी बनाना चाहता है, बिस्मिल्लाह बनाए, जरूर बनाए, जी। लेकिन पार्टियों को मैनेज नहीं किया जाना चाहिए। एक खान साहब जब आए, आपने सब लोगों ने, दुनिया ने देखा, मुल्क में लोगों ने देखा कि किस तरीके से विनिंग हार्सेस के नाम पे मुख्तलिफ पार्टियों से और हमारी पार्टी से भी लोग निकाल के जबरदस्ती डाले गए। फिर जो इंडिपेंडेंट जीत के आए उन्हें भी साथ मिला के तो गवर्नमेंट बनाई गई। अभी सेम यहाँ पे भी यही कुछ नजर आ रहा है, जैसे किसी जमाने में पीपल्स पार्टी को तोड़ के पेट्रियाट बनाई गई, जैसे हमारी पार्टी को तोड़ के दोबारा वहां से लोग निकाल के पीटीआई में शामिल किए गए। आज भी वैसा ही कुछ किया जा रहा है कि पीटीआई या मुख्तलिफ पार्टियों से लोग निकाल के इस्तेकाम पाकिस्तान में या दूसरी पार्टियों में डाले जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ना, ये पीपल्स पार्टी के साथ जब हुआ था हम कहते रहे कि ये ठीक है, वो भी गलत था। हमारी पार्टी के साथ जब ये किया गया वो भी गलत था। आज भी अगर पीटीआई या किसी और पार्टी को तोड़ के इस तरह की चीजें की जा रही हैं तो मेरे ख्याल में वो भी गलत है। जो मैं पहले ये गलत जानना था, आज चाहूंगा, ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल हम तो गलत है, बड़े साफ लेकिन की बात करते हैं, जी, जो जी। भी पार्टी अगर पार्टी अपने नजरिए पे चलती है, पार्टी अपनी स्पोर्ट पे चलती है, पार्टियां बननी चाहिए, इसमें कोई नहीं है कि जो मुल्क की खिदमत करना चाहता है जरूर आगे आए, लेकिन अगर वही हर दफा वही 60-70 बंदे जो विनिंग हार्सेस के नाम पे कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, कभी तीसरी पार्टी में, तो मेरा ख्याल है इन लोगों को कंडेम करना चाहिए। इस तरह के लोगों को हल्कों में लोगों को भी जवाब लेना चाहिए इनसे कि आज आप इधर हैं, कल उधर हैं। जब आप किसी तरीके से इकट्ठे चल नहीं सकते किसी पार्टी के साथ, जब एक पार्टी में मुखलिस नहीं है, आप दूसरी या तीसरी पार्टी में जाके क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि पार्टियां बननी चाहिए, पार्टियों में कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन मुल्क और अवाम के लिए कुछ करने की जो है ना चाहत के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि विनिंग हार्सेस लेके अपने अपने इलाकों से जीत के किसी भी जगह पे अपने मफादात के लिए पार्टियां बनाई जाएं या बदली जाएं, और इससे जमहूरियत कमजोर होती रही है। और आइंदा भी अगर इसी तरह के तजर्बे किए गए तो मेरी नाकस राय के मुताबिक पार्टियां भी और मुल्क भी और जमहूरियत भी कमजोर होगी इससे। शानदार, ज़बरदस्त बात आपने की और मैं अंसर अब्बास के साहब से बढ़ूंगा। ज़बरदस्त बात इन्होंने इशारा किया। इन्होंने एक बात कही, आपने भी सुनी होगी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टियां नहीं, कोई ऐसी कुव्वत है जो पार्टी बना रही है और मींस के एक नई पार्टी वजूद में आ रही है, कोई आदमी वहाँ से ला रहे हैं, किसी और जगह से ला रहे हैं। आखिर वो ऐसी कौन सी कुव्वत है जो ऐसा करने पे इन लोगों को मजबूर कर दे कि नई पार्टी बनाई जाए? मैं जहाज भाई, आपको पता है मैं बड़ा क्लियर खुल के बातें करने जी, वाला जी। बंदा हूँ। बात ये है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया और उसमें से पेट्रियाट जब निकाली गई, आपने देखा उसने पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात थी, और पीपल्स पार्टी की बुनियाद क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब से थी ना, लाहौर से उसकी बुनियाद रखी गई प्रॉपरली उस टाइम, तो उसको तोड़ा गया। तो जिन कुफ्तों ने उसको तोड़ा तो उनका नज़रिया ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो जो बात इनामुल्लाह कबासी साहब ने भी अभी बात की, मैं उनसे इत्फाक करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप पार्टियाँ तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद आप छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, और वो जो विनिंग हॉर्सेस जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो विनिंग हॉर्सेस को आप इधर से उठा के उधर कर लेते हैं, उधर से उठा के तीसरी जगह पे कर लेते हैं, तो ये जमात नहीं हुई, ये ग्रुप्स हैं। इनको आप अभी जितनी ये पार्टियां भी बनी हैं, मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूं कि ये पार्टियां नहीं हैं, ये ग्रुप्स हैं। इन टोलों को इस्तेमाल किया जाना है, और किस लिए इस्तेमाल किया जाना है ये हम भी वेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो तजर्बा आप दोबारा करने के लिए आप अगर इस तरह का कोई तजर्बा करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। यही तजर्बा आपने इमरान खान के वक्त किया था। हम उस टाइम भी कहते थे कि आप ये तजर्बा मत करें। एक क्रिकेटर का काम है क्रिकेट खेलना, उसका कोच बन जाए, उसका हेड ऑफ इंचार्ज बन जाए, उस क्रिकेट के अंदर वो बेहतरी लेके आए, आप इसको पॉलिटिशियन मत बनाएं। तो जब आपने क्रिकेटर को उठा के पॉलिटिशियन बना दिया तो ये मुल्क का तो हाल होना था।
तो आप एक मरतबा फिर अगर ऐसा कोई तजर्बा करने जाएंगे तो डेफिनेटली उसको उसका नुकसान जमहूरियत को भी होगा और पाकिस्तान को भी होगा, ये तो क्लियर बातें हैं। हाँ, जो कोई जमहूरी पार्टी का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल हैसियत के साथ अपनी मेहनत करता है, पाकिस्तान में स्ट्रगल करता है, मुल्क के लिए कोई काम करना चाहता है, तो वो विनिंग हॉर्सेस की तलाश में नहीं रहेगा। वो ग्रास रूट से लोगों को उठाएगा, वो नीचे काम करेगा, वो ग्रास रूट के अंदर काम करेगा और वर्किंग करेगा। जैसे इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे भी दे देता हूँ, मेरे हल्के से फैजल हसन चौहान को इन्होंने, आपको पता कि वो 3-4 मरतबा पार्टियां तब्दील कर चुका है और अभी एक और चेंज भी किया उन्होंने, अभी इस्तेकाम पाकिस्तान में। तो फैजल हसन चौहान जो थे जमात में भी रहे, मुस्लिम लीग नवाज में भी रहे, काफ में भी रहे, अभी आपके सामने इस्तेकाम पाकिस्तान में भी रहे। पीटीआई के कितने चाहते थे, 3-3 4 स्पोकमैनियाँ, तर्जमानियाँ, मिनिस्ट्रियाँ, सारा कुछ था। तो ये जो जिनके ये पे रोल पे ये जो लोग होते हैं डेफिनेटली वो कमज़ोर होते हैं, और वो उन्हें जब इशारा मिलता है तो वो डेफिनेटली पार्टियां छोड़ के, क्योंकि इनका नज़रिया कोई नहीं होता। जो बंदा नज़रियात के ऊपर खड़ा होगा, चाहे मुस्लिम लीग नवाज के अंदर है, चाहे किसी भी जमात के अंदर है, चाहे एएनपी के अंदर है, ठीक है, तो वो अपनी नज़रिए के साथ जुड़ा होता है, वो किसी शख्सियत के साथ नहीं जुड़ा होता। तो ये इन लोगों का तो नज़रिया था कोई नहीं, ना इनका कोई नज़रिया, इनका नज़रिया सिर्फ एक है, पैसा कमाओ, इस जमात से दूसरी जमात में जाओ जहां विनिंग के लिए आपको वो क्या कहते हैं, पैसा वो हॉर्स के ऊपर लगाया जाता है। अलाउ कौन करता है? डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। देखें, सारे लोग नहीं खराब होते। ये जो हम बात कर लेते हैं ना सारी एस्टेब्लिशमेंट खराब है, ऐसा नहीं होता। इस मुल्क को चलाने के लिए डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शाह से शाह के वफादार बनते हैं, ज़्यादा वफा करने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ लोग जुड़े होते हैं, और वो जो जुड़े होते हैं वो कमज़ोर प्लेटफार्म पे होते हैं, और उनको वो कॉल्स करते हैं, वो चेंज कर लेते हैं। तो ये तो है इस मुल्क के अंदर। जनाब इनाम अल्लाह के अब्बासी साहब, जहाँ से आपने बात की छोड़ी थी, वहाँ से मैं एक और क्वेश्चन लूँगा कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन में क्या नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान कोई कुछ मुख्तलिफ एरियाज़ में, रीजन्स में, क्या कोई सीट एडजस्टमेंट का सीन हो सकता है या नहीं होगा? जी, इस बारे में मेरा ख्याल है कि कायदीन बेहतर फैसला कर सकते हैं, और वो देख भी रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आगे आ रहे हैं। तो इलेक्शन में ज्यादातर, क्योंकि पार्टियां पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही, अब अलायंस भी बना है। सियासी पार्टियों में कोई जाती दुश्मनी या अनाद नहीं होता, सियासत एक नजरिए पे एक दूसरे का इख्तलाफ किया जाता है, और उस हवाले से जब बात आगे इलेक्शन में आती है तो हर पार्टी अपना मंशूर पेश करती है, अपना बयानिया देती है कि हम ये चाहते हैं, हमने ये कुछ किया, अगर उन्होंने पहले कुछ किया हुआ तो ये दिखाती हैं, और अगला आके बताती हैं कि हमने क्या कुछ इस मुल्क के लिए और आवाम के लिए हम करना चाहते हैं, अगर हमें मौका दिया गया तो। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात थी, है, इसमें कोई शक नहीं है, उनका अपना नजरिया है, मुस्लिम लीग का अपना नजरिया है, पीटीआई वगैरह का अपना नजरिया है, मंशूर है। हमारा मेन मकसद है कि हर पार्टी अपने मंशूर के साथ चले, अवाम में जाए, अपना बताए कि हमने क्या कुछ इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए किया है। लेकिन माजरत के साथ में यहाँ पे कुछ जगह पे मुझे दोस्त कहते हैं कि ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझे दुख और तकलीफ में जो मुल्क के हालात हैं, अवाम के हालात हैं, कहना पड़ जाता है कि जिस तरीके से हमारी पार्टियों को भी डिलीवर करना चाहिए था, शायद उस तरीके से हम अवाम के लिए या मुल्क के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। एक चीज। दूसरी चीज है कि अब आगे अलायंस जो है, मेरा ख्याल है हर जगह पे ये हर हल्के के हवाले से वेरी करेगा कि कहाँ कहाँ अगर ये अलायंस होता है, अगर ये अलायंस होता है तो ये देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में है, कहाँ कहाँ मुस्लिम लीग बेहतर पोजीशन में है। इसी तरीके से अलायंस किया जाए, अगर जो बनता हुआ तो ये पार्टी कायदीन करेंगे। और दूसरा ये है कि जहाँ पे बाकी पार्टीज भी हैं उनके साथ भी अगर अलायंस हुआ तो ये देख के पार्टी लीडरान जो हैं वो बेहतर फैसला करेंगे। मेरा ख्याल है कि मेरा आपका या हम सोच सकते हैं, लेकिन शायद बयान नहीं कर सकते, ना इस पे बयान दे सकते हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर सी बात है इलेक्शन में तो वो ज़रूर जाएंगे, उनके बारे में क्या देखते हैं कि जिस तरह इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे, और उन इलेक्शंस में देखते हैं कि अगर हम सूबाई इलेक्शंस की बात करते हैं, और उन्होंने माशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म की विक्ट्री किया था। इसके बाद उन्होंने जो नेशनल असम्बली की उन्होंने पूरी गवर्नमेंट बनाई थी। इस बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या समझते हैं कि वो किस हद तक उनका क्या नज़रिया होगा, और क्या उनके साथ ही कोई किसी पार्टी की डील हो सकती है? जी, ये तो मेरा ख्याल है कि आपको तहरीक इंसाफ का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटर लेना चाहिए था साथ।
सबसे पहली चीज ये है। दूसरी ये है कि एज ए सियासी तजिया नगार जो हम चीजें देखते हैं, मैं इस चीज पे बड़ा ब्लंटली कहता हूँ हर जगह पे, और यहाँ आपके प्रोग्राम में भी कहूंगा कि सियासी पार्टी कोई छोटी है या बड़ी है, किसी के बयानिए को दबाना नहीं चाहिए। सही। हर शख्स अपनी कारकर्दगी अपने लोगों में और अपनी आवाम में जाकर दिखाए और बताए, उसी पे वोटें लेके आएगा, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि जिस तरीके के हालात पीटीआई के कुछ लोगों ने, मैं सारी पीटीआई को नहीं कहता, मैं सारे लोग ही बुरे नहीं होते, हर जगह पे इंतशार फैलाने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप थी या जो खान साहब ने जो सिलसिला करना था, शायद वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाए जो कि उन्हें एक लीडर होने के हवाले से करना चाहिए था। आपको पता होगा कि जब उन्हें पकड़ा गया तो मैं एक सियासी तजिया नगार होने के साथ साथ, क्योंकि मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के एज ए मरकजी नायब सदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी चीजें देखता हूं, तो मुझे ये वहां बहुत से लीडरान के पकड़े गए, फवाद चौधरी के बारे में मुझसे सवाल किया गया, बाकी लोगों के बारे में, तो मैंने उस वक्त कहा था कि भाई ये मुल्क भी हमारा है, हम सबका है, सियासी नजरियात इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शख्स को इजहार राय पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और किसी के बयान देने पे इस तरीके से कुछ नहीं होता कि कोई बयान देगा और बहुत बड़ा खदशात पैदा हो जाएगा तो आप उसे जेलों के पीछे डाल दें। लेकिन लीडरान को भी ये देखना चाहिए कि जब मुल्क की सलामती के अदारे जो बॉर्डर्स पे कुर्बानियां दे रहे हैं, जो मुल्क के अंदर बहुत सी जो छुपी और ढुकी ऐसी चीजें हैं जो मुल्क के खिलाफ चलती हैं बैरूनी लोगों की तरफ से, उनका कला कमा करने में मसरूफ हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, तो उन पे बात करने से पहले भी 1000 बार सोचना चाहिए। तो एस्टेब्लिशमेंट की जैसे बात की गई, हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट किसी को दावत तो नहीं देती कि आप हमारे पास आ जाएं, बहुत कम लोग होंगे जो कहते होंगे, लेकिन हाँ ये हमारे यहाँ ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हर शख्स जो है वो अपना कंधा पेश करने की कोशिश करता है, जिस वजह से मसाइल बनते हैं। इसी तरह पीटीआई में भी यही सिलसिला है। पीटीआई अपने नजरियात के मुताबिक पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का मेरा ख्याल है हक होना चाहिए, उनका ये इलेक्शन लड़ने का हक हरगिज नहीं छीनना चाहिए। अगर कुछ मसाइल हैं, पीटीआई पे कुछ केसेस बनते हैं या उसकी लीडरशिप पे बनते हैं, जरूर बनने चाहिए, लेकिन ये पाबंदियां लगा के, जैसे एबडो की पाबंदियां लगाई गई थी, उसके बाद ऐसी पाबंदियां लगाई गई थी, तो मेरा ख्याल है, मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा जो अथॉरिटीज हैं, जो असरअंदाज होते हैं मुल्की मामलात पे, उन्हें ये देखना चाहिए कि किसी भी शख्स पे या किसी पार्टी पे पाबंदी लगाने का सोचना भी ना चाहिए। मुल्क बहुत मुश्किल हालात से 70 साल से हम सुनते रहे कि मुल्क मुश्किल हालात में है, लेकिन मेरा ख्याल है हम जहां से जब से देख रहे हैं या हमें शऊर आया, आगाही आई और हम मुल्क के हालात को देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम तो सुनते ही आ रहे हैं कि मुल्क बड़े मुश्किल हालात में है। खुदारा इस मुल्क के हालात बाहर से लोग आके ठीक नहीं करेंगे और यही जो हमारे पाकिस्तान की यही लीडरशिप करेगी, यही हम आप उठ के बात करेंगे, यही अवाम बात करेगी, तभी जाके बात बनेगी। एक दूसरे पे उंगलियां उठाने के बजाय एक दूसरे पे बहुतानबाजी बहुत कर ली सब लोगों ने। खुदारा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए कुछ सोचा जाए, यही मेरी गुजारिश है। ज़बरदस्त आपने स्टांस किया। अंसर बास यानी साहब कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो मतलब डेवलपमेंट के उनके अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई ऐसी ऐसी स्कीम्स होती हैं, वो उनको आवाम की बेहतरी के लिए लॉन्च करती है, आवाम उससे मुस्तफ़ीद होती रहती है। लेकिन देखने में क्या आता है कि जो ही वो गवर्नमेंट चली जाती है, नया सेटअप आता है, वो जो जितने भी उसके जो प्लान्स होते हैं, जितने भी उसकी न्यू सेटअप्स जो लगाए होते हैं आवाम के लिए, उसका रोल बैक किया जाता है। अब देखिए कि जो सेहत कार्ड के बारे में जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, गरीब आदमी के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ थी, और वो एक मैं ये समझता हूँ कि एक आदमी जो शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के गेट पे भी ना गया होगा, लेकिन उसके वहाँ तक एक्सेस थी। एक गरीब आदमी जब वो बीमार होता है तो उसके पास एक वही सहारा था, नहीं तो पूरी ज़मीनें बेचे, किसी से उधार ले, आप इलाज कराए। तो इस जो फैसिलिटी थी आवाम की, इसको जो आखिर ऐसा क्या होता है कि गवर्नमेंट जो न्यू गवर्नमेंट होती है कि ऑल जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स की जो अच्छे काम होते हैं उसको भी सबताज करना शुरू कर देती है? देखिए एजाज भाई, बात यह है कि ये जो सेहत कार्ड के हवाले से आपने बात की है, जो गवर्नमेंट कोई भी आती है जब वो अगले प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करती है, उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ये सारा डाटा जो था, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के सर्वे का डाटा था जो शुरू में स्टार्ट किया गया, तो डेफिनेटली उसका नाम तब्दील करके, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तब्दील करके, उसका नाम तब्दील करके, तो सेहत कार्ड और सेहत इस तरह की चीज़ें बनाई गई। तो ये क्रेडिट गोज़ टू पीपल्स पार्टी, ये कोई किसी और का क्रेडिट नहीं था। हाँ, इनका जो क्रेडिट जो अच्छा मुझे जो लगा था वो ये लगा था कि इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया आम आदमी तक और उसका आईडी कार्ड के ऊपर कर दिया, और कि जिसके पास ये जो सेहत कार्ड नहीं भी है, आईडी कार्ड है, तो वो ये इलाज करा सकता है। ये बहुत अच्छा पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा काम था, क्योंकि पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। एक आपका हेल्थ के मामला जो हैं बहुत कॉस्टली हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों के जो हालात हैं,
यकीन माने कि बाज़ औक़ात हम खुद जाहिर सी तरस आ बात है, जाता है इंसान लोगों के को ऊपर, बहुत हॉस्पिटल बुरे जाना हालात पड़ता है। बुरे हालात हैं। दूसरी बात, हमारा एजुकेशंस के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे मामलात हैं, हमारी जो क्वालिफिकेशंस रेट्स हैं वो इस टाइम बहुत हाईली हैं। तो यहाँ पर हाईली होने की वजह से ये कि हमारे प्राइवेट सेक्टर्स, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस हैं, उनकी फीसेस इतनी हैं, और फिर हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों का, गवर्नमेंट के कॉलेजों का, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ का उतना शायद म्यार नहीं है, शायद बच्चे लोग को वहाँ पे भेजते नहीं हैं, तो इस वजह से वो अफोर्ड करना मुश्किल हो चुकी हैं। तो इन हालात में इस तरह के प्रोग्राम देना, मैं समझता था कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। मैं इसमें बिल्कुल, जिसने जो अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये खान साहब का ज़ाती तौर पे ये काम वायदे काम था जो मुझे अच्छा लगा। सच्ची बात है कि ये आम बंदे तक ये इसका बेनिफिट जा रहा था। फ़र्क इतना था कि ये पीपल्स पार्टी ने इसको स्टार्ट लिया था, कोई भी शुरू करे। स्टार्ट लिया हाँ। था, इन्होंने कंटिन्यू किया आगे, इसको चलाया, इसको निचले लेवल तक लेके आए। पीपल्स पार्टी ने इसके अंदर कोई पॉइंट्स को रेशियो रखी हुई थी, जिसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें आप ये कह रहे हैं जो बेंजीन का स्पोर्ट में आज भी चल रही हैं, उसके अंदर अब वही इलाज जो था, जो एहसास प्रोग्राम उसी एहसास से लिया प्रोग्राम गया था, पीपल्स पार्टी ने वो उसको उठा के कुछ दे दिया, उसको बैतुल माल को दे दिया। अच्छा, फ़र्क इतना ही है कि वो जो बैतुल माल को पैसा पीपल्स पार्टी ने उसको बेंजीन इनकम मॉडरेट स्पोर्ट करके से बाउंड्रीज लगा दी कि 16 लाख रुपए का ट्रीटमेंट है, 15 लाख का ट्रीटमेंट है, वो बैतुल माल देगा। अच्छा, जो उसके नीचे जो वजीफ़ा है, जो आम लोगों को बेनिफिट्स के लिए, रोज मतलब उनके आटे के लिए या इन चीज़ों के लिए एक्सपेंस हैं, वो बेंजीन इनकम सपोर्ट दे दिया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैतुल माल को सिलेंडर कर दिया था, बैतुल माल का पैसा उठा के इसके अंदर बेंजीन इनकम सपोर्ट में लेके आए और सेहत कार्ड के अंदर डायरेक्टली लेके आए। बस फ़र्क ये था। हालांकि काम पीपल्स पार्टी का है, आज भी वही काम हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, काम आज भी वही हो रहा है। फ़र्क ये है कि ट्रीटमेंट, इलाज और यूनिवर्सिटीज़ की फीस है। आप बैतुल माल में एमडी हमारे बैठे हुए हैं जनाब इस टाइम, अमर प्राचा साहब, यकीन माने कि बेलौस खिदमत, मतलब इस टाइम पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी ये कर रही है इस टाइम। और वो क्या हो रहा है कि आपकी एजुकेशन, जो लोग हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस नहीं है, उन बच्चियों की इज्जत ताकि मजरू ना हो, यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि कोई बच्ची अगर आती है, उसकी फ़ीस नहीं है, उसकी सेमेस्टर की फ़ीस नहीं है, तो वो बैतुल माल पे कर रही है। आपका ट्रीटमेंट अगर किसी का मैंने अभी कैंसर्स के ट्रीटमेंट करवाए हैं बैतुल माल से। कुछ लेडीज़ ऐसी थी जिन 16-16 लाख, 15-15 लाख, कुछ मर्द ऐसे थे 14-14, 15-15 लाख रुपए वहाँ से हॉस्पिटल CMH के अंदर डिलीवर लेकिन करवाए। क्या ये जो सेहत कार्ड है, जिस तरह आपने कहा कि इनिशिएटिव गवर्नमेंट की, जो पीपल पार्टी गवर्नमेंट की, उनकी इनिशिएटिव था, इसे खान साहब की गवर्नमेंट एक नया रुख दिया, एक उसमें जिद्दत ले आम आदमी तक पहुंचाया गया। तो क्या ये कोलिशन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कोई और चीज़ में ऐड करके और मजीद आम आदमी तक पहुंचाया जाए? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ये कहा कि जो खान साहब ने 2 काम किए, एक तंदूर वाला, वो रोटी वाला, होटल वाला, दाबड़े वाला जो काम शुरू हुआ था, बात ये है कि कौन नहीं चाहता कि किसी के गरीब भूखा रहे। हर बंदे की कोशिश होती है, जो इक़्तिदार में आता है उसकी कोशिश होती है कि मैं गरीब तक कुछ ना कुछ पहुँचाऊँ, तभी मैं वोट लेने जाऊँगा। जो हल्के वाला बंदा होगा उसकी कोशिश होती है कि मेरी आवाम को रिलीफ मिले हल्के के अंदर, तब मैं आवाम के अंदर जाऊँगा, वोट लेने के लिए जाऊँगा। उस टाइम जो पैसा इन चीज़ों के अंदर एक्स्ट्रा डाला गया, इसका ऑडिट नहीं था। जो खान साहब का जो सबसे बड़ा ये जो काम गलत हुआ ना सेहत कार्ड के अंदर, वो हुआ बड़े हॉस्पिटल्स को, उन हॉस्पिटल्स को फंड दे दिए गए। अच्छा, वो उनका ऑडिट कोई नहीं था। जिसका इलाज 2 लाख रुपए में हुआ, उसने 15 लाख रुपए आपको चार्ज करके ले लिया। जिसका इलाज 10 लाख रुपए का था, आप उसने 20 लाख रुपए चार्ज करके ले लिया। तो सेहत कार्ड जहां बेनिफिट था, वहीं सबसे बड़ा नुकसान था। और उसमें बड़े बड़े जो मेगा हॉस्पिटल्स थे, वो दिनों के अंदर ऊपर गए। अच्छा, ये नुकसान किसका हुआ? ये पाकिस्तान का हुआ। ये नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तानी कौम का हुआ। ये नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तानी माशियत का हुआ। अब इसने फ़र्क इतना है कि वही काम कन्वर्ट करके आम बैतुल माल को दे दिया गया। बैतुल माल सरकारी हॉस्पिटल्स के थ्रू ये ट्रीटमेंट करा रही है, ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। चीज़ वही है, सेहत कार्ड ने सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चीज़ दे दिया, आम बंदे वहाँ बेनिफिट। आम प्राइवेट हॉस्पिटल ने ये किया कि आम बंदा जाता था, किसी का पेंडल्स का या किसी का कोई ऑपरेट कराना था, या उसने कोई छोटा मोटा ऑपरेट कराना था, उसका चार्ज है लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए। तो उन्होंने बिल पेश कर दिया किसको? सेहत कार्ड के हवाले से, जो उनका आइडेंटिफिकेशन के ऊपर 5 लाख या 10 लाख था, उन्होंने 9 लाख चार्ज कर दिए।
तो ये नुकसान डायरेक्टली लेकिन मैं ये पाकिस्तान समझता को हूँ हुआ है। अनसर अब्बास के निसार ज़बरदस्त आपकी भी स्टांस है कि उसमें कुछ ऐसी माली बेज़ाब्तगियाँ हुई, हुई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चाहे कि उसको अच्छा काम अच्छा कंट्रोल था, किया जाए, काम अच्छा तो था, मैं उसको एक अच्छे दफ़ा तरीके से मैनेज किया जा मैनेज किया सकता जाए। था। जो अभी मैं ये समझता हूँ कि आपकी भी और साथ ये कोलिशन गवर्नमेंट है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को अगेन शुरू कर दिया जाए और जो उसमें बेज़ाब्तियाँ थी उनको ओवरकम किया जाए, उसको मतलब ठीक किया जाए ताकि आम आदमी तक उसकी एजाज एक्सेस भाई हो जाए। सॉरी मैं आपकी बात काट कर रहा हूँ, देखें ये नुकसान क्या हुआ है। 25,000 अरब ये छोटी अमाउंट नहीं होती कि 70 साल में आपका कर्जा है बिलफर्ज 21,000 22,000 अरब, आप उसको ले जाते हैं 2.5 साल के अंदर 55,000 अरब के ऊपर। मीन कि आपने जितना वो पीछे कर्जा पिछले 50-60 साल का था वो उठा के 2.5 साल में उतना ही कर्जा आपने लिया है, और वो पैसा आपने अवाम को या किसी इन खातों के अंदर ठोंक दिया जिसकी कोई ऑडिट नहीं है। तो ये नालायकी होती है, इसको कोई लायकी नहीं लेकिन कहते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था। अगर ये काम अगर अच्छा है, आप भी मानते हैं इसको, काम और अच्छा है, हम मानते हैं। इनाम हक साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। सी पैक के बारे में इससे पहले जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको उस लिहाज से इसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन अभी भी इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तो क्या देखते हैं कि सी पैक की मीन्स की उसमें क्या मजीद उसमें रेनोवेशन लाई जाएगी या उसमें मजीद क्या जिद्दत लाई जाएगी? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने सी पैक के हवाले से। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि यहाँ सिलसिला हमारे यहाँ हमारी तमाम पार्टीज में यही है कि जो जैसे बात आपने की कि जो पिछला कोई अच्छा काम चल रहा होता है, नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट समझती है कि ये काम उनका है। ये नहीं देखते कि मुल्क का पैसा लगा और मुल्क की बेहतरी के लिए, वो समझते हैं कि पिछली गवर्नमेंट का या पिछली पार्टी का काम था, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्रेडिट उन्हें जाएगा। क्रेडिट लेने और देने के चक्कर में हम लोग मुल्क का बड़ा सा कबाड़ा कर बैठे हैं अभी तक। जी जी, मेरा ख्याल है कि इन चीजों से निकलना चाहिए। जितना भी पैसे इस तरह के प्रोजेक्ट्स में खर्च होते हैं, अगर कोई पार्टी या गवर्नमेंट आके करती है तो ये उस पार्टी का उसका अपना पैसा नहीं होता, ये मुल्क और आवाम का पैसा होता है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उन प्रोजेक्ट्स को चलना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं अगर किसी पिछली पार्टी या किसी पिछले पार्टी लीडर ने ये काम किया तो जब ये काम उसका आप जारी रखें, और जब ये काम मुकम्मल हो जाए तो उस तकरीब में उस पार्टी के लोगों को बुला के भी अप्रिशिएट किया जाए ऑफ कोर्स कि भाई आपका काम था, हमने कंटिन्यू किया। लेकिन हमारे यहाँ माजरत के साथ हम शायद उतने मुस्तद कल्बी का इजहार नहीं कर पाते कि हम समझते हैं कि शायद ये क्रेडिट पिछलों को चला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है सी पैक के हवाले से। सी पैक पे ऐसा प्रोजेक्ट अल्लाह की मेहरबानी से हमें मिला कि इस पे आप पूरी दुनिया को उठा के देख लें। बड़े बड़े मुल्क जो है आपके मुल्क को और सी पैक को देख रहे हैं। ये गेम चेंजर है, ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि पूरे के पूरे एशिया और खित्ते के लिए। अब इस मुल्क का जो काम थोड़ा बहुत जो रुका पीछे, जिस वजह से भी रुका, चाहे वो इंटरनेशनली प्रेशर था या कुछ भी था, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट के दौर में ये प्रोसेस सी पैक का जो हमारे दौर में, जो मियां साहब के दौर में जो अच्छे तरीके से कंटिन्यू हो रहा था और जल्दी मुकम्मल हो जाना था, उससे स्टॉप लग गया, बहुत बहुत डिले किया गया। लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने आके दोबारा से सी पैक को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतर तरीके से बहाल किया है, और एहसन इकबाल साहब बड़ी मेहनत के साथ ये काम मनसूबाबंदी के थ्रू ये देख रहे हैं। चाइनीज बड़ी वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये अगले टाइम में बहुत जल्द, जैसे इसी सी पैक के प्रोग्राम्स में आपकी पोर्ट्स एंड ग्वादर पोर्ट्स है, कराची के हवाले से काम है, पूरे मुल्क में है, रेलवे के हवाले से बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इस तरह के जो काम है वो मुल्क के अंदर भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इसके साथ साथ इकोनॉमी के हवाले से हमारे मुल्क, आप देखिएगा कि सी पैक किसी तरीके से चलता रहा अल्लाह की मेहरबानी से, तो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर, ये नोट कीजिएगा कि आने वाले 10 से 15 साल के अंदर आज जो हमें मजबूरियां, जो मुश्किलात हमारे मुल्क के लिए और आवाम के लिए नजर आ रही हैं, इंशाल्लाह इसी प्रोजेक्ट के हवाले से देखिएगा कि मुल्क और मुल्क की इकानमी और लोगों के हालात कितने बेहतर तरीके से तब्दील होंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त आपने स्टांस पेश किया। अंसर अब्बास कियानी साहब, आटा बेसिक नेसेसिटी है, हम सब के लिए नीड है, और अब ये देखा कि रमज़ान में जो उससे पहले जो आटा मिल रहा था, जगह जगह आपके पहले स्टॉल लगाए गए, गाड़ियाँ वहाँ पे जाती थी, फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि रमज़ान में एक स्पेसिफिक किस्म के जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको दे दिया गया, वो भी चलो लाने में लगाया जैसे भी। लेकिन आज ये देखें कि जो गवर्नमेंट की तरफ जो आटा होता है वो उसकी भी किल्लत है, आम जो शॉप्स थी वहाँ पर नहीं मिल रहा होता, स्टोर पर नहीं अवेलेबल होता। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, इसमें कोई शक की बात नहीं, मैंने पिछले ये वीक में ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है जिसमें आटा एकदम जंप कर गए, तो
2000 प्लस पे चला गया और चीनी जो है 90 से 150 चली गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये नालायकी है। इसमें नालायकी इसलिए है कि पंजाब के अंदर जो इस टाइम केयर टेकर सेटअप है और हम एक तरफ कह रहे हैं कि गंदम बहुत ज़्यादा इस साल हुई है, तो फिर हमें चीज़ें सस्ती करनी चाहिए थी, उसको महंगा नहीं करना चाहिए था। जो बेसिक्स नीड्स हैं, आम आवाम की जो बेसिक्स नीड्स हैं, वो आटा, चीनी, चावल, दालें, ये आम आवाम की बेसिक्स नीड्स हैं। आम आवाम तो बेचारी गोश्त हफ्तों में तो शायद उसे नहीं नसीब में होता। तो आप ये बेसिक्स नीड्स को सस्ता करें, आप इनकी जो आटे की जो कास्ट है उसको सस्ता करें। ऑलरेडी लोग गुर्बत के उस लेवल पे जा चुके हुए हैं कि यकीन माने लोगों का गुजारा बड़ा मुश्किल है। किराए के जो घरों में जो लोग रह रहे हैं, जो किराए के घरों में रह रहे हैं, उनके बिल्स, जो दूसरा मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, ये जो अभी बिजली का इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ कि ये भी नाइंसाफ़ी है, ख़ास तौर पर आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इतना कॉस्टली बिल कि एक गरीब बंदा जिसके घर की 2 लाइटें चल रही हैं, उसका बिल इस टाइम 12,000, 15,000, 18,000 प्लस आ रहा है। तो वो 18,000 वो जो बिल देगा, या वो खाने के लिए अपनी चीज़ें, बच्चों की बेसिक्स नीड्स पूरी करेगा, तो ये इन चीज़ों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा अशद की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर जो अभी हमारे पास जो थोड़े दिन बाकी हैं, इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पर जो बेसिक्स नीड्स हैं इनको नीचे लाएं, ताकि आम बंदे को इसका रिलीफ पहुंचे, आम बंदे की नीड्स पूरी हों। अगर हम ये ना किया हमने, और आने वाले वक्त में भी अगर हमने ये ना किया, मैं समझता हूँ फिर हमें सियासत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम फिर मुल्क के खैर खा मुल्क। और दूसरी बात, इलेक्शन में करीब करीब हैं, और हर गवर्नमेंट की हिकमत अमली होती है कि जो आने वाले जो चंद जो माह रहते होते हैं, आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि उनके अपना भी एक किकिंग पॉइंट ये होता है कि ताकि उनको वोट कास्ट करने हैं आवाम ने, ताकि उनकी फेवर में वोट भी जाएँ। लेकिन उससे हट के जब हम चीज़ ये देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अवाम अभी एक, मैं ये समझता हूँ कि गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो दिहाड़ीदार है, या जिसकी सैलरीज बहुत ही कम है, 20-30 हज़ार रुपये में, तो वो पूरे महीने कैसे गुजार सकता है, ये उसी वो बेहतर जानता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं, उनको गाड़ियाँ सस्ती करें, उनको रेफ्रिजरेटर सस्ते करें, या उनको बाइक सस्ते करें। ये उन आम जो आदमी हैं, जो आम आवाम है, इससे कोई तल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान अगर ये सस्ता हो जाए, एक बाइज़्ज़त तरीके के साथ एक फैमिली रह सकती है, तो मैं ये समझता हूँ कि खुशहाल घराना वही कहलाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब, हमारे साथ हैं अनसर अब्बास कियानी साहब, ज़बरदस्त किस्म के आ रहे हैं, आपने पेश की, और तमाम सुनने वालों को बहुत सी चीज़ों का इल्म भी हो गया होगा कि इलेक्शन कितने करीब हैं और कितने दूर हैं, इसके ज़बरदस्त किस्म उन्होंने जवाब दिए। और इनामुल हक अब्बासी साहब, ज़बरदस्त किस्म की आपकी गुफ्तगू रही। मैं आप दोनों ही हज़रात का मुल्तमिस हूँ यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और प्रोग्राम वाइस पाकिस्तान का वक्त ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद जियाद बशीर को इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।